Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो पवन जी और दर्पण पत्रिका का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का उन्होंने मुझे अवसर दिया। आज का जो विषय है वो है युवा पीढ़ी में बढ़ती अवसाद की समस्या। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बता दिया। मैं शुरू करती हूँ। आज का जो विषय है वो ये है युवा पीढ़ी में बढ़ती अवसाद की समस्या। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैंने साइकोलॉजी को कभी सिलेबस में पढ़ा भी नहीं है और मैं ना तो साइकियाट्रिस्ट हूँ ना ही साइंस की स्टूडेंट। मैं साहित्य की विद्यार्थी हूँ और उस दृष्टिकोण से मैंने इस विषय को जो समझा और जो जाना वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। हम जनरली देखते हैं कि हमारे समाज में जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है तब से इस विषय ने ज़ोर पकड़ा है और लोगों ने इस विषय पर बात करना शुरू की है। नहीं तो इसके पहले बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती थीं, बहुत कुछ ऐसा होता था, लेकिन फिर भी लोग आमतौर पे अवसाद या डिप्रेशन के बारे में बात करने से कतराते थे। मैं जब लोगों को सुनती हूँ, आज कोरोना काल अभी चल रहा है, इसके पहले भी स्थितियाँ अभी से तो बहुत अलग थी, लेकिन लोग आजकल जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये एक मुश्किल दौर है, ये एक कठिन समय है। मुझे लगता है कि हमें आपस में बात करते वक्त इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस तरीके की बातें करते हैं तो हम और ज़्यादा पैनिक होते हैं, हमारे अंदर और टेंशन क्रिएट होता है और हमारे अंदर एक डर बैठता है जो कहीं ना कहीं हमें अवसाद से किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप से जोड़ता है। मैं आज आपके सामने कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करूँगी, बड़े बड़े साइंटिफिक टर्म्स नहीं यूज़ करूँगी। मैंने जो समझा है कि अवसाद की समस्या क्यों होती है, उसके क्या कारण हैं, उसके क्या लक्षण हैं, मैंने जो जीवन से सीखा है, जो जीवन अनुभव है, जो देखा है या जो खुद महसूस किया है, उसके आधार पर बात करूँगी। और मैं जीवन जीने के उन तरीक़ों के बारे में बात करूँगी जिनसे हम अवसाद को अवॉइड कर सकें, जिनसे हम डिप्रेशन को अवॉइड कर सकें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सही और गलत के पैमाने में गए बिना उसे अलग करके ज़िंदगी जीने का जो तरीका है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सरवाइव कर सकें, क्योंकि आज सर्वाइवल एक बहुत बड़ा इशू बन के हमारे सामने आया है। तो हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं उसके बारे में हमें बात करना चाहिए, बजाय इस बात में पड़ने की कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि ऑनेस्टी हमेशा बेस्ट पॉलिसी नहीं होती है। बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी हमारे बीच नहीं रहते। अभी अभी एक खबर आई थी, बीएचयू से एक सीनियर थी जिन्होंने आत्महत्या कर ली और ऐसा माना जाता है कि वो भी अवसाद की शिकार थी। हालांकि अभी तहकीकात हो रही है और क्या बातें थी वो सामने नहीं आ पाई हैं। तो क्या होता है अवसाद और अवसाद में हम कैसा महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं, जब हम अवसाद में होते हैं तो हमारे साथ क्या हो रहा होता है। मैं इन सब विषयों को, जो मेरी समझ बनी है एक साहित्य के विद्यार्थी होने के तौर पे, मैं उस तरीके से आपके सामने रखूँगी। मैंने कोई नया कपड़ा ख़रीदा या नई ड्रेस खरीदी और एक बार पहना था, उसे धो के सुखा दिया, उस पर प्रेस करते वक्त वो जल गई और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगी ड्रेस थी वो। और कुछ समय बाद मैं अपने किसी दोस्त या अपने किसी करीबी से बात कर रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ, यार मेरा मूड बहुत ख़राब है, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मेरी एक ड्रेस जल गई है। मैं डिप्रेशन के इस वर्जन की बात नहीं करने वाली हूँ यहाँ पे। ऐसी छोटी मोटी चिंताएं, ऐसे छोटे मोटे टाइप के डिप्रेशन हमें आमतौर पर होते रहते हैं और वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम भूल जाते हैं एक वक्त के बाद। मैं उस डिप्रेशन की बात करूंगी मेडिकल साइंस में, जिसके लिए ये बताया गया है कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा, 14 दिन से ज़्यादा हम दुखी रहते हैं, हमारे अंदर एक नाउम्मीदी की भावना घर कर जाती है कि हम नमस्ते मैम, नमस्ते सुनीता मैम, हम अगर बहुत नकारात्मक महसूस करते हैं और वो
जो कंडीशन है वो 2 हफ्तों से ज़्यादा चलती है और ज़्यादा चलती है, तो फिर मेडिकल साइंस कहता है कि वो डिप्रेशन है और आपको उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं शायद अगर गलत नहीं हूँ तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके एक लेक्चर में वहाँ के शायद प्रोफेसर एक लेक्चर दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि डिप्रेशन इज़ एज सीरियस एज कैंसर, डिप्रेशन इज़ एज सीरियस एज डायबिटीज़। और हमारे समाज में मुझे क्योंकि मैं हमेशा इंडिया में रही हूँ, इंडिया से बाहर कभी नहीं गई, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं वहाँ की बात नहीं करूँगी, लेकिन हमारे यहाँ जब हम अवसाद की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं, तो लोग उसको मजाक के तौर पे लेते हैं कि ये पागल हो गया है या ये पागल हो गई है। लोग उसको दरकिनार कर देते हैं उस व्यक्ति को। इस विषय पर लोग अमूमन बात ही नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि ये मन का वहम है, ये नाटक है, ये लोग नाटक कर रहे हैं, चलो इन्हें हटाओ। ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन को भी बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अब जब हम डिप्रेशन एक दिन में किसी को नहीं हो जाता है, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, मैं नाम भूल रही हूँ लेखिका का, वो कोई पश्चिम की लेखिका थी, उन्होंने बताया था उस कहानी में कुछ आत्महत्या जैसा होता है, तो वो ये बताती हैं कि आत्महत्या या डिप्रेशन ये एक दिन की चीज़ें नहीं है, या एक घटना से, अगर वो कोई बहुत सदमे वाली घटना ना हो कि हमारे किसी बहुत करीबी की मृत्यु हो गई या हमारा कोई बहुत करीबी हमसे बिछड़ गया, तो वो तो अलग सिचुएशन है। नहीं तो डिप्रेशन एक दिन में नहीं हो जाता, या एक घटना की वजह से डिप्रेशन नहीं होता है। कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, लगातार हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी घट रही होती हैं, उसके बाद हमारा जो मन या मस्तिष्क होता है वो और नहीं ले पाता है, वो थक जाता है और हम एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हैं जब हम खुशी महसूस ही नहीं कर पाते। हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, हमें कुछ महसूस ही नहीं होता है, हम हर वक्त दुखी रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं और किसी भी चीज़ से हमें प्रसन्नता नहीं होती। यहाँ पे युवा पीढ़ी में होने वाले अवसाद की बात कर रहे हैं कि युवा पीढ़ी आज के समय में जो हमारे यूथ हैं वो क्यों इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं। मुझसे कई लोगों ने कहा कि बेरोज़गारी एक जी उमेश सर, बहुत स्वागत है आपका। तो मुझसे कई लोगों ने कहा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी की समस्या है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम पे। और जो ज़्यादातर जो युवा पीढ़ी के लोग हैं जो अपने युवावस्था में हैं, वो इसी कारण से बहुत ज़्यादा अवसाद में रहते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा बस चलता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हमारा बस नहीं चलता है। मैं उन दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करूँगी। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं हमारे समाज में जिनके लिए अगर हम आम जन कोशिश करें तो हम उन चीज़ों को बहुत हद तक ख़त्म कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हम कुछ खुद तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ सकते हैं। मैं एक बच्चे के जन्म की बात से शुरू करूँगी कि जब एक छोटे बच्चे का जन्म होता है तो हमारा जो मेंटल मेकअप होता है वो हमारी अपब्रिंगिंग पर ही निर्भर करता है कि कैसे हमारी परवरिश हुई है, हम कैसे बड़े हुए हैं, हम किस वातावरण में रहे हैं, हमारे आसपास कैसे लोग रहते थे। तो एक छोटा बच्चा जब उसका जन्म होता है, उसके बाद जब वो बड़ा हो रहा होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बैठ रही होती हैं, उसका दिमाग बहुत सारी चीज़ों को पकड़ रहा होता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हर माता पिता करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को इतना ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, इतना ज़्यादा उनको सहेज के संभाल के रखा जाता है कि अरे मेरा बच्चा, इसको कोई ऐसे ना कह दे, वैसे ना कह दे। अगर बच्चे को किसी ने कहा तो माता पिता या घर वाले एकदम लाठी लेके तैयार हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि माता पिता वहाँ पे मतलब अपने बच्चे का कुछ बुरा करना चाह रहे हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो बुरा कर ही रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा जब बड़ा होता है और वो बाहर दुनिया में जाता है तो उसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं होती, उसको कभी किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, तो उसको एक बार अगर कोई गलत कुछ बोलता है या किसी चीज़ के लिए मना करता है तो वो बच्चा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। अभी लॉकडाउन के दौरान ही मैंने एक खबर पढ़ी थी अखबार में कि एक शायद 10वीं का बच्चा था, जी सुशांत अवसाद के शिकार हुए थे, बिल्कुल सही कहा आपने। एक 10वीं का बच्चा था, जो मैं खबर पढ़ी थी, मैं उसके विषय में बता रही हूँ, और उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे जियो का रिचार्ज करा दो, मुझे गेम खेलना है, नेट पैक डलवा दो। तो उसकी माँ ने शायद कम पैसों वाला नेट पैक डलवाया जिसमें कम MB मिलता है।
उस लड़के को इतना बुरा लग गया कि उस लड़के ने फांसी लगा ली। अब आप सोचिए, हमारा ये समाज की सोच जा रहा है। ऐसे ही बच्चे जब ये बड़े होते हैं, जब ये एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में आते हैं, तो इस तरह की चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इन्हें दिल में लगती हैं और ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि इनके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं होती। इन्हें कभी किसी ने ना कहा ही नहीं है। तो जब इनके मन के अनुकूल कोई चीज़ नहीं होती है तो ये अवसाद में चले जाते हैं। एक तो ये कारण है। देखिए, अगर डिप्रेशन के कारणों पे बात करूँ ना, तो एक बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है, बहुत बहुत लंबी। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे मन के अनुकूल नहीं होती, जिससे हमें पीड़ा पहुंचती है, कई बार समाज में रहते हुए हमें कुछ ऐसी भी चीज़ें करनी पड़ती है जो हम नहीं करना चाहते हैं, तो उस समय भी हमें बहुत, या तो हमें गुस्सा आता है, हम कोशिश करते हैं कि हम मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं, हमें करना ही पड़ता है वो, तो हम अवसाद में चले जाते हैं, हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, किसी से कह नहीं पाते। एक दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि जैसे जैसे इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखें, अगर प्री इंडिपेंडेंट इंडिया को हम देखते हैं, तो वहाँ पे ये समस्या ज़्यादा नहीं थी, जिसके बारे में मैं अब बात करने जा रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे इंडिपेंडेंस के बाद हम आधुनिकता की ओर बढ़ते गए, आधुनिक होते गए, शहरों की ओर हम गाँव से आते गए, तो मैंने ये देखा है कि बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो दोनों इंडिपेंडेंट है, वर्क कर रहे हैं। बच्चे को उन्होंने किसी सर्वेंट को दे दिया है, किसी स्कूल में दे दिया है, ऐसे डे बोर्डिंग में दे दिया है या कहीं दे दिया है। बस रात में वो अपने बच्चे से मिलते हैं, आते हैं जब बच्चा सो गया होता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो वो अपने मन की बातें किसी से कह नहीं पाते, वो अवसाद का शिकार हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, और ना ही उनके माता पिता इस ओर ध्यान दे पाते हैं। मुझे लगता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो आजकल ट्रेंड में है, ट्रेंड में तो खैर अब सिंगल पेरेंट्स भी हैं, सही है या गलत इस पे मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हर चीज़ की अपनी कमियां और अपनी खूबियां होती हैं। तो मुझे बस ये दिखाना है कि अवसाद के क्या क्या कारण समाज में हैं और कैसे कैसे जो हम आधुनिक होते जा रहे हैं उन चीज़ों ने हमें फ़ायदा दिया है, तो किस तरीके से वो हमें नुकसान भी कर रहे हैं। संयुक्त परिवारों का टूटना भी कई बार बहुत बड़ा कारण हो जाता है, जिससे बच्चे की जो अपब्रिंगिंग होती है वो इस तरीके से होती है, जब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, या तो वो बच्चा आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है, या तो वो चाहता है, अट्रैक्शन चाहता है अपने माता पिता का, वो चाहता है कि अटेंशन चाहता है, माफ़ कीजिएगा, अटेंशन चाहता है वो अपने माता पिता का, तो उसके लिए वो कुछ ऐसी हरकतें करता है, फिर उसे डांट पड़ती है, मार पड़ती है, और वो हर वक्त एक चिड़चिड़े से स्वभाव में रहता है, बहुत चिड़चिड़ा होता है। उसके बाद जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, जब वो टीनेज में आते हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर होता है। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मैंने देखा है यूपी के हर दूसरे घर में बच्चों को बताया जाता है आपको आईएएस बनना ही बनना है, आईएएस नहीं तो फिर आपको या तो इंजीनियरिंग करनी है, 10th के बाद ही बच्चों को ज़बरदस्ती कोटा भेज दिया गया, या आपको मेडिकल की तैयारी करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, इस तरीके से ज़बरदस्ती उन पर थोप दिया जाता है। कितने बच्चे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके या बाहर घर से जो रह रहे होते हैं कम उम्र में, वो जब नहीं उन चीज़ों को समझ पाते हैं, नहीं कोप अप कर पाते, वो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं, और उसके पीछे उनका डिप्रेशन ही रहता है कि कोई उन्हें समझ ही नहीं पाता है। ये डिप्रेशन के जो तमाम कारण हैं, बहुत से कारण, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इनके मूल में लोनलीनेस है, अकेलापन है, अपनी बात किसी से ना कह पाने की पीड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि विषम से विषम परिस्थिति में भी अगर हमें ये महसूस हो कि हमारे साथ हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे साथ हमारे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, या कोई ऐसा है जो हमारी कोई भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में वो हमसे बिना कुछ चाहे हमारे साथ रहेगा, एक अनकंडीशनल रिलेशन है हमारा उसके साथ, तो हमारे साथ कैसी भी परिस्थिति आ जाए हम उसका सामना कर लेंगे, हम अवसाद में नहीं जाएंगे, हम आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाएंगे जो आम तौर पे आज लोग कर रहे हैं, और जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं ये बहुत दुखद है। मैं उदाहरणों के साथ और कुछ बातों को समझाती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं अपने जीवन से उदाहरण दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैं भी बहुत अच्छे से समझा पाऊँगी
और आप भी बहुत अच्छे से रिलेट करके समझ पाएंगे, क्योंकि जिस पीरियड को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी ऐसे हैं कि उन्होंने एक पीरियड अपनी लाइफ का क्रॉस कर लिया है, वो या तो युवावस्था में है या तो उससे आगे हैं। कंपटीशन भी देखिए, कंपटीशन की भावना भी लोगों में जिस तरीके से आजकल है, घर वालों का प्रेशर है, रिश्तेदारों का प्रेशर है कि बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है। पारिवारिक कोई समस्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किससे बताए बातें, वो लगातार उस पर प्रेशर आ रहा है। लोग बाहर निकलते हैं अपने घरों से, शिक्षा पाते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और उसके बाद उन पे लगातार प्रेशर आता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी ये नौकरी होनी चाहिए, बगल वाले के बच्चे को ऐसी नौकरी मिल गई है, बगल वाले का बच्चा उसने ये कर लिया। तो इस तरह की भी जो तमाम चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमें इतना पीड़ित करती हैं अंदर ही अंदर कि हमें लगता है हम किसी से क्या बोलें। हम अपने सर्कल में भी देखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा कहीं किसी से 19 है और सामने वाला 20 है तो हमारे अंदर खुद ही एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है, क्योंकि हमारी सामाजिक संरचना ही इस तरीके की है। लोग अगर देखते हैं, मैंने देखा जब अभी मणिमंजरी राय जो हैं जिन्होंने आत्महत्या की कुछ दिन पहले, तो फेसबुक पे किसी ने उनके लिए पोस्ट लगाया था कि हमारा समय और हमारा समाज इतना क्रूर है कि असफल लोगों के साथ बहुत ही क्रूरता से व्यवहार करता है। ये बात बहुत सही है। आप देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे अंदर से जो संवेदनशीलता है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हम बहुत ही ज़्यादा क्रूएल होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। और कभी कभी ये जिस तरीके की मशीनी ज़िंदगी हम जीते हैं, सुबह से शाम हम अपने कामों में ही व्यस्त हैं, तो मनोरंजन के लिए हमें जब कुछ और नहीं मिलता है तो हम दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, हम दूसरे का उपहास उड़ाते हैं, दूसरे की कमियों को हम उपहासजनक तरीके से उसके सामने पेश करते हैं। सामने वाला हो सकता है कि उस समय बहुत ही नॉर्मल आपके सामने रिएक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत पीड़ित हो रहा होता है, अंदर ही अंदर उसका आत्मविश्वास टूट रहा होता है। और किसी के आत्मविश्वास को तोड़ना बहुत बड़ा अपराध है। आपको पता है, इसके लिए तो हमारे समाज में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब अगर आपकी बातों से या मेरी बातों से कोई पीड़ित हो रहा है या किसी को तकलीफ हो रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको दंडित किया जाए। लेकिन ऐसा भी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी के आत्मविश्वास को तोड़ रहे हैं, आप किसी के आत्मविश्वास की हत्या कर रहे हैं जिस पर उसका पूरा व्यक्तित्व टिका हुआ है। मैं जब दिल्ली आई थी तो मेरे लिए ये थोड़ा सा नया माहौल था और मुझे नहीं पता कि मुझे सोशल मीडिया पर ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। लेकिन 2018 और 19 खासकर 2019 का जो पूर्वार्ध रहा है मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। मैं बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं रही और कहीं ना कहीं मैं भी डिप्रेशन का शिकार हुई और मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मुझे क्लास जाना होता था, उस समय मैं एमए कर रही थी और मुझे ऐसा लगता था कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम क्यों क्लास जाएं, हम क्यों पढ़ें। मैं खाना नहीं खाती थी, खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती थी। मैं कुछ एग्जाम्पल, मैं अपनी लाइफ से भी एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगी जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों से रिलेट कर पाएँ कि क्या होता है डिप्रेशन में और हम कैसा महसूस करते हैं। क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फील किया है, तो मैं ज़्यादा अच्छे से, जब मैं खुद का एग्जाम्पल दूंगी तो मैं ज़्यादा अच्छे से रिलेट करके बता पाऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। मेरे फैमिली की तरफ से कभी मेरे ऊपर ऐसा सोशल प्रेशर टाइप की कोई चीज़ नहीं रही। मेरे ऊपर कभी किसी ने दबाव नहीं बनाया कि तुम्हें ये करना है, तुम ये ही करो। लेकिन आई वॉज दैट चाइल्ड जिसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया गया था घर में। तो जब मैं बाहर निकली अपने घर से तो छोटी छोटी बातें तकलीफ़ तो देती थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि एकदम से अकेले हो जाना। दिल्ली आई जब तक मैं बनारस में रही, हॉस्टल में रही, तो एक मैंने कल्चरल डिफरेंस ये देखा जो मैंने नोटिस किया कि बनारस में अगर हम हॉस्टल में रहते हुए किसी के दरवाजे के सामने से निकल जाएं और उसकी तरफ ना देखें, सीधा देखते हुए निकल जाएं, तो लोग बुरा मान जाते थे कि तुम सामने से गए और तुमने हमसे बात नहीं की। लेकिन जब मैं दिल्ली आई तो मैंने देखा कि अगर आप दरवाजे के सामने से निकल रहे हैं और आप देख लेते हैं तो सामने वाला आपत्ति करता है कि आप हमारे कमरे में क्यों झांक रहे हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो एक मेट्रो सिटी का कल्चर था ना, इसने बहुत बहुत अकेला किया।
कुछ पारिवारिक समस्याएं थी। मेरी आदत रही है, मैं अपनी हर बात अपने घर में बताती थी, लेकिन उस वक्त मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि अब मैं ऐसी कोई बात उन्हें नहीं बताऊंगी जिससे उन्हें तकलीफ़ हो। तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटना, लोगों से ना कह पाना, मैं अपनी बात नहीं फिर किसी से कह पाती थी। ऐसे दोस्त, मुझे लगता था कि मैं अगर किसी को बता रही हूँ अपनी बात तो शायद ये लोगों को बता दे, या एक दो बातें बताई भी तो बहुत अच्छे से मार्केटिंग हो गई उसकी। तो फिर मुझे लगा कि मैं अपने भीतर ही अपनी चीज़ों को रखूँ, और भीतर रखते रखते मेरे साथ एक ऐसी स्थिति आई कि मुझे लोगों के बीच जाने से डर लगने लगा। एक मतलब एंजाइटी थी मेरे अंदर कि मैं कोई सेमिनार होता तो मैं नहीं जा पाती थी। मुझे लगता था कि लोग मिलेंगे, मैं कैसे जाऊंगी, लोग मिलेंगे, वो मुझसे बात करेंगे, मैं बात नहीं कर पाऊंगी। खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ती गई कि सर में लगातार दर्द रहने लग गया। और कई बार ऐसा होता है, हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या हमारी लाइफ में और भी चीज़ें होती हैं जो सही नहीं जा रही होती हैं, तो उस समय हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमें सपोर्ट करे। हम अपने फैमिली से दूर रहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें फ्रेंड्स की होती है, और अगर हमें वैसे फ्रेंड्स नहीं मिल पाते, या हम उस तरीके से जहाँ हम रह रहे होते हैं वहाँ कुछ कल्चरल डिफरेंसेस के कारण या मेंटालिटी ना मैच करने के कारण, हाँ दीक्षिता जी, मैं समझती हूँ कि कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम किसी को नहीं बता पाते हैं, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ना बोल के हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें ही नुकसान पहुंचा रही होती हैं। तो वही मैं कह रही थी कि जब हम किसी नए जगह पे जाते हैं जहाँ कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, जहाँ मेंटालिटी नहीं मैच करती है हमारे लोगों के साथ, तो हम ऑटोमेटिक बहुत अकेले हो जाते हैं। वही मेरे साथ भी हुआ। उस दौरान मुझे ऐसे लगता था कि लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, और शायद मुझे कोई नहीं समझ पाए, मैं बहुत अजीब हूँ, एक इन्फीरियॉरिटी मेरे अंदर आ गई थी। तो मुझे एक जन ने सजेस्ट किया कि निधि, अगर आप अपनी हॉबीज़ को डेवलप करिए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए। एक मैं वाकया बताऊँगी, मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी बहुत विचलित होकर शायद 2 साल पहले फेसबुक पे लिखा भी था इस पे मैं अपनी जूनियर के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में टहल रही थी, और उसी के कुछ दिनों पहले मेरी एक कहानी छपी थी। तो मुझे कोई मिला और उसने मुझे कहा कि अरे निधि, मैंने तो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा सुना है, मैंने सुना है तुमने अमुक अमुक गलत कार्य किए हैं और उसके एवज में तुम्हारी कहानी छपी है। मैं बहुत शॉक्ड रह गई थी। मतलब मुझे इतनी पीड़ा थी उन चीज़ों को लेके, मैंने सोचा मैं आज के बाद कभी नहीं लिखूंगी। लोग क्या कहेंगे ना, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो हमें अवसाद की तरफ ढकेल देती है। और मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से फील किया है, क्योंकि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, मेरे ऐसा करने से लोग क्या सोचेंगे, मुझे इसकी बहुत चिंता रहती थी उस समय। तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया। मैंने कहा मुझे बस पढ़ाई करनी है, मैं आज के बाद कभी भी कुछ भी नहीं लिखूंगी, क्योंकि मेरे बारे में बहुत गलत आपको पता है कि जब कोई लड़की आगे बढ़ती है तो उसके बारे में किस तरीके की बातें की जाती हैं। तो वैसा ही मुझे कुछ सुनने में आया। मैंने पहली बार सुना था तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। तो मैंने सोचा कि अब मैं ऐसा कुछ करूंगी ही नहीं, मैं लिखूंगी ही नहीं, तो लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे ही नहीं। उसके बाद धीरे धीरे जब ये चीज़ें और बढ़ती गईं, जब सुनते सुनते मेरा एकदम दिमाग, मुझे लगता था कि फट जाएगा, मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि अगर तुम्हारी हॉबी है तो तुम उसको कंटिन्यू करो। तुम किसी के कहने से या लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से तुम अपनी किसी भी चीज़ को मत रोको। मैंने वही किया। मैंने एक कहानी लिखी और मैंने उस कहानी को एक संपादक, एक पत्रिका को भेजा। मुझे स्वीकृति मिल गई कि जनवरी 2019 में उस कहानी को छपना था। और मैंने खुशी में, मतलब मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी उस टाइम कि मेरी एक कहानी छपने वाली है। मैंने किसी को वो कहानी पढ़ा दी, और पढ़ाने के बाद मुझे फिर वैसी ही चीज़ें सुनने में आने लगी कि मैंने एक बहुत ख़राब कहानी लिखी है, बहुत गलत कहानी लिखी है, और मैं बहुत गलत तरीके की चीज़ें आई। और मैं फिर इतना ज़्यादा टेंशन में चली गई कि मैंने एडिटर को कॉल करके बार बार मना किया कि सर आप मेरी वो कहानी मत छापिएगा। और उस समय वो कहानी नहीं छपी। हालांकि आज मेरी वो कहानी छप चुकी है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, और वो बहुत चर्चित कहानी है। मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला लोगों से, तो मुझे बहुत खुशी है। तो इस तरह की चीज़ें जब हम ये ध्यान देने लगते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं, लोग हमारे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, तो हम अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। और जब हम अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं
तो हम दुखी होते हैं, हमारे मन में हमें बहुत तकलीफ़ होती है, हमें ऐसा लगता है कि हम तो ये करना चाहते थे, हम तो इसलिए यहाँ आए थे, लेकिन हम यही काम नहीं कर पा रहे हैं। तब हमें अवसाद जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, बेरोजगारी पे मैं आऊँगी क्योंकि मुझे बार बार लोग बेरोजगारी के लिए कह रहे थे, उस पर भी मैं बात करूँगी। मैंने 2 तरीके की बातें बताई थी कि कुछ चीज़ें जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। डिप्रेशन के बहुत सारे रीज़न्स हैं, कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिसमें हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके या अपने आप को मजबूत करके हम बहुत सारी हम उन चीज़ों को हटा सकते हैं, हम उन रीज़न्स को अपनी लाइफ से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जैसे कि बेरोजगारी, तो उनके लिए भी हम ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। उस पर मैं आऊँगी, मैं उस पर बाद में बात करूँगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगी, जो ख़ास तौर पर युवाओं से संबंधित है, वो ये है कि लोग अपने घर से बाहर आते हैं और बाहर नहीं भी आते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वो कॉलेज में जाते हैं या वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो हर किसी के लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जब वो किसी ऑपोजिट जेंडर से वो जुड़ता है, वो रिलेशनशिप में आता है। और कई बार ये रिलेशनशिप्स जो होती हैं ये जीवन में जहर घोलने का काम कर देती हैं। मुझे प्रत्यूषा बैनर्जी बार बार याद आती है। मैं BA 3rd ईयर में थी जब प्रत्यूषा बैनर्जी ने आत्महत्या की थी, और उसके पीछे यही कारण बताया गया था, यही कारण था। वो अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और एकदम ऊब कर आज जाके उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। मैं एक ही बात बार बार कहना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे कोई भी साइंस के बड़े बड़े टर्म्स की बात नहीं की है। मैंने ये नहीं बताया है कि हमारे दिमाग में ब्रेन में कैसे चेंजेस होते हैं जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे बॉडी में कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, जब हम अवसाद में होते हैं और कोई हमें मिलता है, तो वो ये नहीं कहता है कि चलो हम तुम्हारा हार्मोन टेस्ट कराते हैं, कौन सा हार्मोन बढ़ गया है या घट गया है तो हम उसकी दवाई दिला दें, तुम्हारा डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। ऐसे डिप्रेशन ठीक नहीं होता। डिप्रेशन ठीक होता है जब हम अपने मन की बातें हम दूसरों को बताते हैं, और जब हम अपना मन साझा कर पाते हैं, उस समय हम अपने मन को हल्का कर रहे होते हैं, उस समय हम अपने आप को किसी से बांट रहे होते हैं, और तब हम बेहतर महसूस करते हैं। किसी से अपनी बातें ना कह पाना और अकेलापन, मैंने शुरू में भी कहा था कि अकेलापन, इन सारी चीज़ों के मूल में ना अकेलापन है। अगर व्यक्ति बहुत अकेला महसूस कर रहा है और वो किसी से नहीं जुड़ पा रहा है, तब वो धीरे धीरे वो अवसाद में चला जाता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी इस तरीके की होती हैं जो हमारे बॉडी में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तनाव में रहने के कारण, तो वो मेडिकल कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। तो ये कितना खतरनाक है। और आज के समय में जो हमारा युवा वर्ग है, जिसको लोग भविष्य के रूप में देखते हैं, वो इस तरीके की चीज़ों से जूझ रहा है लगातार। हमारे आसपास कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है। तो इस चीज़ को बार बार फील करना और बार बार कहना कि हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जी बिल्कुल, मैं उत्तर देना चाहूँगी सवाल का। आप सवाल पूछिए। हम एक बहुत कठिन दौर से, हम बहुत शुक्रिया शिवनारायण सर, बहुत शुक्रिया, प्रणाम सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो अगर हम बराबर ये कहते रहें कि ये एक कठिन दौर है, तो जो लोग हमारे आसपास है ना, वो ऐसे ही ऑटोमेटिक, वो आधा तो उनका आत्मविश्वास वैसे ही गिर जाएगा। तो ये नहीं कहना है। मैं चाहती हूँ और मेरा ये मानना है कि हमारा जो ये अभी सर्वाइवल के लिए हम लोग जो फाइट कर रहे हैं, वो किसी भी लेवल पे हो सकता है। वो चाहे वो महामारी के रूप में हो या फिर जो इमोशनल स्ट्रगल है, ये सिर्फ यूथ को नहीं होता है, ये वृद्धों के साथ भी होता है कि वो जब अकेले रहते हैं, वो बहुत दुखी रहते हैं, अपनी बातें किसी से नहीं कह पाते हैं, तो उस वक्त वो लोग भी अवसाद में चले जाते हैं और उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता, किसी का ध्यान नहीं जाता है। क्योंकि हमारा समाज बहुत उपयोगितावादी है, तो लोगों को लगता है कि उनका अब काम हो चुका है, उनको या तो ओल्ड एज होम में भेज दो या तो मतलब उन्हें पड़ा रहने दो किनारे, लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग
के विषय में लोग बात करते हैं, क्योंकि उन्हें लोग देश के भविष्य के रूप में या समाज के भविष्य के रूप में देखते हैं। लेकिन ये समस्या, ये परेशानी, ये सबके साथ हो सकती है और इसका एक ही इलाज है जो मतलब प्राइमरी रूप से या सबसे ज़्यादा कारगर होता है। वो होता है कि आप लोगों से बात करें, आप लोगों से जुड़ें। सोशल प्रेशर जो है उसको उस तरीके से ना लें, अपने मन को आप इतना मजबूत बनाएं कि आप हर तरीके के प्रेशर से या हर तरीके की बात को आप फेस करने का आपके अंदर एक जज्बा हो, आपके अंदर हिम्मत हो कि कुछ भी अगर इस तरीके का कोई हमें आके कह रहा है या कोई हम पे ऐसे कुछ आरोप लगा रहा है, तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत हो कि हम उस चीज़ का जवाब दे पाएँ या हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क ही ना पड़े। बेरोज़गारी की बात जब लोग करते हैं तो अभी तो कोरोना का दौर है, हम लोग खुद उसी चीज़ से, मैं उस चीज़ से बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि हम लोग भी रोज़ देखते हैं कि रोज़ अखबारों को पलटते हैं, रोज़ नेट में गूगल करते हैं कि कहीं कोई वैकेंसी आए, कहीं कुछ अगर कहीं की वैकेंसी है तो हम फॉर्म भरें, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता तो हमें निराशा ही हाथ लगती है। जो लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं उनके साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। घर वाले लगातार पूछते रहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी नौकरी क्यों नहीं लगी, इतने दिन से तुम्हें पढ़ाया है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? वैकेंसी आना ना आना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कॉज है जो अवसाद क्रिएट करता है। उसके लिए हम क्या करें? तो एक दिन में तो इसका कोई निदान निकलने वाला नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा एक दिन में। लेकिन हाँ, अगर हम अपने स्किल डेवलपमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, अगर हम अपनी कुछ ऐसी स्किल डेवलप करें, अपने अंदर की कुछ ऐसी चीज़ों को जो हम करने में बहुत अच्छे हैं उन्हें डेवलप करें, उन्हें अच्छी तरीके से समाज के सामने रखें, फ्रीलांसिंग करें, तो शायद हम अपनी बेरोज़गारी की समस्या को कम कर पाएंगे। क्योंकि बेरोज़गारी जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1930 के आसपास, जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था जो यूनाइटेड स्टेट्स से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इस चीज़ को लेके काफ़ी रिसर्च हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट का डिप्रेशन से कैसा संबंध है। तो ये बहुत सीधे से समझ में आता है कि जब हमारे पास हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरे करने का कोई साधन नहीं होता, जब हम रोटी और कपड़ा भी नहीं जुटा पा रहे होते हैं, तो धीरे धीरे हमारे एक एक रिश्ते छूटते जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ फिर उस समय नहीं रहते जब हम बहुत ज़्यादा बुरी परिस्थिति में हों। तो एक तो नौकरी या रोज़गार ना मिलने की पीड़ा, रिश्तों का एक एक करके छूटते जाना मनुष्य को बहुत अकेला कर देता है और उसे होने या ना होने से किसी को फर्क पड़ेगा, या मेरे होने या ना होने का कोई मतलब है इस संसार में। जब इस तरीके की चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती हैं तो वो बहुत डिप्रेस्ड रहता है, कई बार वो आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेता है। मेरी कहने का, मैं बस आज के मतलब जो मुझे ये विषय दिया गया, मेरा एक ही मोटिव था कि मैं इस तरीके से अपनी बातें रख पाऊँ। साइंस की किताबें तो बहुत लोगों ने पढ़ी हैं, अगर साइंटिफिक रीजंस जी बिल्कुल अविनाश जी, मैं सहमत हूँ इस बात से कि ये सबसे बड़ा कारण ये है, और भी बहुत कारण हैं, और ये कारण भी, हर कारण कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोनलीनेस से जाके जुड़ जाता है। मुझे नहीं पता कि बार बार मेरा ध्यान उस जगह पर क्यों जाता है। एक बार की बात बताती हूँ, जब मैं JNU में थी और एक सेमिनार के वक्त एक सहपाठी से मेरा इस विषय को लेकर विवाद हो गया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े पाश्चात्य विद्वानों को पढ़ा था और हम ये इस बात को लेकर काफ़ी देर तक उलझते रहे कि आखिर अवसाद क्या होता है, अवसाद क्यों होता है, अवसाद का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। लेकिन हमें उस तरीके का सबसे बड़ा कोई कारण नहीं मिला। ये हमें समझ में आया कि हर कारण अंततः व्यक्ति को अकेला कर देता है, और व्यक्ति जब अकेला हो जाता है तो उसे कुछ भी नहीं सूझता। क्योंकि हर जगह बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और उसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है। जब वो अकेला होता है, जब उसके साथ कोई नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल इम्बैलेंसेस होने लग जाते हैं कि फिर वो एक स्वस्थ नागरिक नहीं रह जाता। कई बार, बहुत शुक्रिया कंचन दीदी आपका।
कई बार तो इस तरीके की भी चीज़ें देखने में आई हैं कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें जब कुछ भी नहीं सूझता है, इस चीज़ को मैंने भी फेस किया है। उन दिनों जब मैं बहुत ज़्यादा तनाव में थी और मैं अपनी बातें किसी से नहीं कह पाती थी, सोशली एकदम मैं आइसोलेट हो गई थी, मैंने खुद को एकदम विड्रॉ करके रखा था हर जगह से, क्योंकि जो व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है वो ऐसे, उसकी इच्छा ही नहीं होती कि वो किसी से बात करे, और जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है उसे किसी की ज़रूरत होती है कि कोई आके उसे डिप्रेशन से निकाल ले। वो अगर एक बार आप डिप्रेशन में चले गए तो बहुत मुश्किल होता है वहाँ से लौट कर आ पाना। तो उन दिनों मैंने ये देखा था, लगातार उन दिनों मेरा वज़न बढ़ता जा रहा था और मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं खाना नहीं खाती थी, बहुत कम खाती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा वज़न लगातार बढ़ता जा रहा था। तो कुछ लोगों ने मेरे वेट को लेके बहुत मजाक उड़ाया, जिससे मुझे और तकलीफ़ होती थी। कुछ लोगों ने बहुत तरह की उपमाएं दी मुझे कि तुम ऐसी लगती हो, तुम ये लगती हो, तुम उस तरीके की लगती हो। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप किसी के फिज़िकल स्ट्रक्चर पे कि वो व्यक्ति कैसा दिखता है, वो बहुत मोटा है, उसकी हाइट कम है, या वो बहुत ज़्यादा लंबा है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा, इस तरह का व्यवहार ना करें। क्योंकि जब आप किसी के आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं, आप उसके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं मार रहे होते हैं और वो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो एक जिम्मेदारी मुझे लगता है लोगों को अवेयर करना चाहिए कि मजाक के नाम पे वो कुछ भी ना परोस दें लोगों के सामने। वो ये ना कर दें कि अगर हम कुछ भी किसी को कह दें, अरे तुम ऐसे दिखते हो, तुम तो इतने छोटे हो, अरे तुम तो इतने मोटे हो, इस तरीके की बातें कह के फिर वो कह दें कि मजाक कर रहे हैं। क्योंकि मजाक के तौर पे जब इस तरीके की चीज़ें परोसी जाती हैं तो कोई भी व्यक्ति बहुत 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 आहत हो जाता है। मुझे बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी आपका। मुझे ऐसा लगता है कि समाज में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और बहुत सी चीज़ें चाहे वो गलत हो या सही हो, वो जो भी हो, वो हमारे अवसाद में कंट्रीब्यूट करती हैं, हमें अकेला करती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें हमेशा अपनी फैमिली से जुड़कर रहना चाहिए या अपने अच्छे दोस्तों से जुड़कर रहना चाहिए जो हमें ऐसे वक्त, ऐसे मुसीबत के समय में हमें बचा सके, वो आ सके हमारे रेस्क्यू के लिए। मुझे याद आता है 2019 का होली का दिन, जिस दिन मैं अपने कमरे में घुसी रही थी और मुझसे जब लोगों ने पूछा था निधि तुम कहाँ हो, तो मैंने कहा था कि नहीं मैं कैंपस में नहीं हूँ, मैं बाहर गई हूँ, मैं नहीं किसी से मिलना चाहती थी। और उस दिन मेरी ये स्थिति थी। उसके पहले जब मैं बहुत कभी कभी दुखी होती थी तो मैं मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे कॉल कर करके 2-2 घंटे बातें करती थी और मैं ठीक हो जाती थी। लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी से फेस टू फेस बात करनी है, मुझे फ़ोन पे नहीं बात करनी। मेरी इच्छा ही नहीं है कि मैं किसी से फ़ोन पे बात करूं, मुझे कोई मिल जाए ऐसा जिससे मैं सामने बैठ के बात कर सकूं। और उसके बाद मुझे याद आता है, मुझे सोचना पड़ा बैठ के, मैं इतने लोगों के बीच में रह रही थी और फिर भी मेरे पास कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे मैं अपनी बात कह सकूं। तो मैंने अपने क्लास में किसी को मैंने कॉल किया और मैंने कहा प्लीज़ मेरी कुछ देर बात सुन लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और उस व्यक्ति ने आके बैठ के मुझे सिर्फ सुना और मैं सुनाती रही, और सुनाने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी से बात कर ली है, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। कुछ चीज़ें जो किताबों में लिखी होती हैं कि 2+2 4 ही होता है, ज़िंदगी में 2+2 4 नहीं होता। तो कुछ चीज़ों के पीछे हम उस तरीके के तर्क नहीं दे सकते हैं, तर्क फिर भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम वैसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं लगा सकते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में किताब से बहुत अलग होती है। इसलिए लाइफ को जीने के लिए आपके पास बहुत कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो किताबी दुनिया से अलग हो। क्योंकि उस समय भी मैंने कहा कि जैसे किताबों में लिख दिया गया है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी लाइफ में अगर आप देखें तो ऑनेस्टी हमेशा बेस्ट पॉलिसी किसी इंसान के लिए साबित नहीं होती है, वो बहुत बहुत घातक साबित हो जाती है। मैं उन तमाम कारणों को लेकर यहाँ पर बात करना चाहती थी जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जो हमारे तनाव को, हमारे अवसाद को और बढ़ा देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति एक बार अवसाद में चला गया तो उसका जीवन कितना बुरा हो जाता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो लौट के आ पाएगा अगर उसके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो उसे सपोर्ट करें। लेकिन लोग लौट कर आते भी हैं। मैं आपके सामने हूँ और
आज मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। मैं आपसे आकर इस विषय में बात कर रही हूँ और मैंने ये बात इसीलिए बताई कि जो युवा हैं या जो बच्चे हैं, मेरी अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे से बात हो रही थी। मैं बच्चा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बीए का विद्यार्थी था और उसने मुझे बताया, उसने मुझे ऐसे कहा कि दीदी क्या आप थोड़ी देर फ्री हैं, आप मुझसे बात कर सकती हैं। मैंने कहा हाँ, और उसने अपनी बातें मुझे बताई और उसने बताया कि वो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाता है। आप सोचिए, बीए में पढ़ने वाला विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा 18, 19, 20 साल का होगा, वो अगर डिप्रेशन की दवा खा रहा है। और उसने मुझे बताया कि उसकी कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं। तो अब परिवार की समस्या वो उसके रोज़गार से भी जुड़ती हैं, वो उसकी पूरी मनस्थिति, वो बचपन से कैसे हो सकता है कि वो समस्याएं जिन्हें वो झेल रहा है वो बचपन से ही चलती आ रही हो और वो बड़ा होने के बाद वो इस तरीके से टूट गया है कि वो अपने घर से दूर है और उसके अंदर बहुत ऊब है, या हो सकता है कोई आर्थिक समस्या हो। तो हम अपने तरीके से क्या पहल कर सकते हैं? देखिए, सरकारें बहुत होती हैं, सरकारें बहुत कुछ करती हैं और गवर्नमेंट के बस में भी सब कुछ करना नहीं होता है। तो गवर्नमेंट का क्या काम है, वो गवर्नमेंट को करने देना है। हम अगर उसमें हम उसमें नहीं कुछ बोल सकते या हम उसके लिए नहीं कुछ कह सकते हैं उन्हें, वो उनके जो प्लान्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन हम कम से कम अपने लेवल पे चीज़ों को सुधार सकते हैं। अगर कभी आपके आसपास आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो आपको लगे कि वो बहुत अकेले अकेले रहता है या वो बहुत दुखी रहता है, तो एक बार कोशिश करिए उससे जुड़ने की। शायद आपका जुड़ना, शायद आपका उससे बात करना उसको एक नई ज़िंदगी दे दे, उसको एक हिम्मत दे दे। मुझे याद है जिस वक्त मैं बहुत ज़्यादा तनाव में रहती थी और मेरा भाई बहुत छोटा है, तो मैं उससे बातें नहीं कर सकती थी, मैं अपनी प्रॉब्लम्स उससे नहीं शेयर कर सकती थी। मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब थी तो मेरी माँ के पास इतना टाइम नहीं रहता था, उन्हें पूरा घर पूरा मैनेज करना पड़ता था। तो मेरा एक कज़न है, मैं उससे कभी कभी बात किया करती थी, मैं उससे बताती थी। वो भी मुझसे छोटा है लेकिन वो मेरी बातों को समझता था और वो मुझे कभी कभी बहुत हिम्मत देता था। उसे कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन वो कहता था दीदी तुम बहुत अच्छी हो, दीदी तुम बहुत अच्छा करोगी। और ये सारी बातें सुन के ना मुझे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा महसूस होता था। तो अगर आप कभी किसी को अच्छा महसूस करा सकें, अगर आप किसी की बात सुन सकें, तो आपका थोड़ा सा समय जाएगा, लेकिन हो सकता है किसी व्यक्ति को आप नई उम्मीद दे दें, नई उमंग दे दें और वो अपनी ज़िंदगी को और बेहतर ढंग से फिर से जी सके। वो जिस अवसाद से जूझ रहा है उस अवसाद से वो बाहर निकल पाए। ये तमाम कारण हैं और भी बहुत कारण हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे अनुभव क्षेत्र से बाहर हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं है समाज का या सोसाइटी का, या मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई अभी नहीं की है। मैंने पिछले साल ही एमए कंप्लीट किया है, अभी मैं रिसर्च में आई हूँ। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो मुझसे छूट सकती हैं, लेकिन मैंने हमेशा देखा है, मैं भी उस वक्त जब मैं बहुत तनाव में रहती थी और मुझे लगता था कि अच्छा मैं किसी को अपनी बातें बता दूं, मैंने शुरू में बताया भी तो लोगों ने उसको मजाक की तरह लिया। जब वो मुझे देखते थे तो मुझे देख के बहुत अजीब सा रिएक्ट करते थे कि मतलब इनके सर पे तो बहुत जैसे पहाड़ टूट गया है, या अवॉइड एक करना। तो समाज में इस तरीके की जब चीज़ें होती है ना कि जो आदमी जूझ रहा होता है आप उसको और जूझने पे मजबूर कर देते हैं, जो आदमी वैसे ही दुखी होता है आप उसको और दुखी कर देते हैं। आपको क्या मिलता है किसी दुखी व्यक्ति को बॉयकॉट करके? एक बार आप उसको बुलाइए, बैठाइए और उससे बातें करिए। हो सकता है कि आपका साथ ही उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर दे, उसे अच्छा महसूस हो। क्योंकि मैंने खुद पर्सनल लेवल पे इस चीज़ को देखा है कि जब मैं लोगों के साथ रहने लग गई, जब मैंने अपने से पहल की कि प्लीज़ आओ और मेरी बात सुनो क्योंकि इस तरीके से मैं पागल हो जाऊंगी, तो बहुत बहुत चेंजेस आए मेरे अंदर। मैंने बहुत सारे काम जो मैंने करने छोड़ दिए थे, मुझे लगता था अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने फिर शुरू किया और मैं फिर से धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गई। तो डिप्रेशन ऐसा विषय ही ये नहीं है कि मैं थोड़ी देर में या कोई भी थोड़ी देर में इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दे पाए। जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, वो बहुत सारी बातें बताते हैं। कई बार वो बताते हैं कि आप मेडिटेशन करिए, कई बार वो बताते हैं आप एक्सरसाइज करिए, आप रनिंग करिए, जिससे आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे, आप अच्छा फील करेंगे, आप लोगों से जुड़िए। और एक बार मैंने किसी को ये भी कहते सुना था कि आप जितना ज़्यादा नेचर से कनेक्ट होते हैं, प्रकृति से आप जितना ज़्यादा जुड़ते हैं, वो आपको उतना अच्छा फील कराता है और आप
उतना मतलब आप खुश होते हैं, वो चीज़ें आपके अंदर खुशी पैदा करती हैं। तो जब डिप्रेशन का जो स्टेट है, जब इंसान खुशी ही महसूस नहीं कर पाता, कुछ भी उसके जीवन में हो रहा होता है, कुछ अच्छा भी होता है तो भी उसे खुशी नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति ऐसे स्टेट में होता है, तो अगर आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं तो आप प्लीज़ उसकी मदद करिए, क्योंकि हो सकता है कि आप उसकी ज़िंदगी बचा लें। या आप अगर खुद ऐसी स्टेट में हैं और इन बातों से आप खुद को रिलेट कर पा रहे हैं, आपने कहीं पढ़ा और आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं, तो लोगों से बात करिए। चुप बैठ जाने से या अपने मन में घुटने से कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है, या कोई भी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। हमें अगर सरवाइव करना है, क्योंकि सर्वाइवल आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें उन तरीकों को ढूंढना होगा जिनसे हम सरवाइव कर पाएँ। हम अगर सिर्फ ये कह दें कि बेरोज़गारी आज भारत में बहुत बड़ी समस्या है, या बेरोज़गारी आज विश्व में बहुत बड़ी समस्या है, और हम क्या करें, हम बेरोज़गार हैं, तो ऐसा करके हम सच में कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा ये कर लेंगे कि हम कुछ दिन अवसाद में रहेंगे, अपने घर वालों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनकर। या तो हम आत्महत्या जैसा कदम उठा लेंगे, या तो हम मेंटली इतने अनसाउंड हो जाएंगे कि हम कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, और हम अपने परिवार के लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएंगे। तो अगर हम उसका कुछ ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं कि ठीक है, अगर अभी हमारे पास वैसे रोज़गार के साधन उपलब्ध नहीं हैं जो हम चाहते हैं, तो हमारे अंदर, हर किसी के अंदर कोई ना कोई एक अच्छी स्किल होती है, कोई ना कोई उसकी खूबी होती है, आप उसको डेवलप करिए, आप कोशिश करिए। बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें करके आप उन चीज़ों को पहचानिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, या आप किस तरीके से अपने लिए रोजगार के साधन खुद उपलब्ध करा सकते हैं। अभी तो खैर महामारी का दौर है, और अभी तो सारी चीज़ें उस तरीके से कुछ नॉर्मल वर्क नहीं कर रहा है, तो अभी वैसे पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम चाहें, हम अपने लेवल पर और बहुत कुछ कर सकते हैं या करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उस स्ट्रेस से बच जाएंगे। हमें ये देखना होगा, ये ऐसे कोई रास्ते निकालने होंगे जिनसे हमें स्ट्रेस ना हो या हम तनाव से बच पाएँ। क्योंकि सिर्फ ये बोल देना कि हम बहुत तनाव में हैं, या हमारा एक बहुत कठिन दौर, मुझे तो इस बात से बहुत गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हम एक कठिन दौर में है, बोल के आपकी बात ख़त्म हो गई। लेकिन जितने लोगों ने आपकी बात को सुना, वो अगर इस चीज़ को नहीं भी समझ रहे होंगे ना, वो खुशी खुशी अपने घर में बैठे भी होंगे, तो फिर उन्हें टेंशन हो जाएगा कि हम तो एक बहुत कठिन दौर में हैं, हम अब क्या करें। जिस चीज़ के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को सोच के कोई फ़ायदा है क्या? कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, मैंने बहुत सारी बातें कही और डिप्रेशन के बहुत सारे कारण बताए। मैंने अपने लेवल पे जो मैंने समझा है, मैंने उसके अबेटमेंट्स भी बताए कि हम किस तरीके से उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं, या हम अपने आसपास का वातावरण कैसे अच्छा कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि आज का जो दौर है, हो सकता है आपको सुनने में बुरा लगे, लेकिन मैंने जो महसूस किया है मैं वही बात कर रही हूँ। आज का जो दौर है वो उसमें थोड़ा सा सेल्फिश होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं और फिर हमें एक्सपेक्टेशन हो जाती है उससे कि वो हमारे लिए ऐसा करे। अगर कोई नहीं करने आ रहा है तो हमें दुख होता है। अगर हम अपने घर से दूर है, अपने घर से बाहर है, जैसा मेरे साथ हुआ था, तो फिर वो चीज़ बहुत पीड़ा देती है और हम दिन रात सोचते रहते हैं कि अरे मैंने तो इनके लिए ऐसा किया, लेकिन इन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। तो एक्सपेक्टेशंस से बचना चाहिए और थोड़ा सा सेल्फिश होने की ज़रूरत है कि अपने लिए, अपने आप को सबसे पहले रखना चाहिए। क्योंकि जब हम सही रहेंगे, जब हम अपने आप से प्रेम करेंगे, तो दुनिया हमसे प्रेम करने आएगी। और अगर हम अवसादग्रस्त होके एक अंधेरे कमरे में बंद हो जाते हैं, मुझे आज भी याद है, मेरी एक दोस्त है जो इस वक्त JNU में है, और उसने मुझे एक बार कहा था, मैं बहुत दुखी होकर, मैं एकदम रोते हुए उसके पास गई थी और उसने मुझे कहा था कि निधि,
ये दुनिया ऐसी है कि अगर तुम डूब रही हो तो तुम्हें जल्दी कोई हाथ नहीं मिलेगा जो पकड़ के तुम्हें बाहर खींच ले। कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे जो तुम्हें धक्का देके वहाँ पे डुबा देना चाहें। तो इसलिए थोड़ा सा सेल्फिश होने की ज़रूरत है कि आप सबसे पहले अपने आप को रखें, अपनी फैमिली को रखें, और फैमिली का सपोर्ट लेना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया ख़राब है, लेकिन है कुछ प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं हमारे समाज में कि जो टूट रहा होता है लोगों को मज़ा आता है उसको और तोड़ देने में। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों होता है। लोगों के संवेदनशीलता इतनी कम होती जा रही है, पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानती। थोड़ा सा स्वार्थी, थोड़ा सा, जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्वार्थी भी होना चाहिए, मैं भी वही बात कह रही थी। थोड़ा सा स्वार्थी अगर आप बनेंगे तो आप बहुत सुकून में रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना तो वो सुकून की होती है। हम नौकरी के पीछे भागते हैं, हम तमाम तरह की चीज़ों के पीछे भागते हैं, क्यों? क्योंकि हम 2 वक्त की रोटी पा सके, हम सुकून से, हम अपने ज़रूरतों की, जो हमारी ज़रूरतें हैं हम उन्हें पूरा कर सकें, जो हमें संसाधन चाहिए हम वो जुटा सकें और हमारे जीवन में सुकून हो। लेकिन अगर सुकून ही नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का होना फिर व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अपने लिए थोड़ा सा सोचना, उसको शायद सेल्फिश होना भी नहीं कहा जाएगा, उसको समझदार होना कहा जाएगा। और इमोशनल इंटेलिजेंस की आजकल बात की जाती है। मुझे लगता है कि हर किसी को और छोटे छोटे बच्चों को भी इस बारे में अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है कि इमोशंस को हम समझें, अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को, और हमें कहाँ अपने इमोशंस पर नियंत्रण करना है हमें ये भी आना चाहिए। मुझे याद है कि एक बार ऐसी ही कुछ बात हुई थी और मैं मतलब बहुत ज़्यादा, मुझे आज भी याद आता है, जो लोग JNU को जानते हैं वो जानते होंगे कि मैं KC से लौट रही थी और मेरी एक जूनियर मुझे मिली। मैं इतना ज़्यादा दुखी थी, इतना ज़्यादा दुखी थी, मुझे ऐसा लगता था कि बहुत लोगों ने मुझसे किसी ने कभी बात ही नहीं की है, या मैं बहुत वर्थलेस हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं समाज को दे पाऊँ। बहुत शुक्रिया मैम, प्रणाम मैम। तो उस समय मेरी एक जूनियर मुझे मिली और उसने मुझसे बहुत प्यार से बात की और मेरी ये स्थिति थी, मुझे याद है आज से ठीक 1 साल पहले की बात है, जून की बात होगी पिछले साल की। मैं फूट फूट के रोने लगी थी और उसने मुझे पकड़ के बैठाया और काफ़ी देर तक वो मुझसे बात करती रही। मैं उसे कोई कारण नहीं बता पाई कि मैं क्यों रो रही थी, लेकिन उस वक्त उसका प्यार से बात करना ही ना, जैसे उसने मेरे अंदर की उन भावनाओं को जगा दिया था। बहुत शुक्रिया गजेंद्र सर आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको मेरी बात अच्छी लगी। मैंने बस ये कोशिश की है कि मेडिकल साइंस की नज़र में डिप्रेशन एक प्रॉब्लम है, डिप्रेशन वाकई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेडिकल साइंस उसको जिस तरीके से देखता है, वो जो इलाज बताता है उसके लिए, वो सारी चीज़ें ठीक है। वहाँ पर भी टॉक थेरेपी की बात की जाती है कि डिप्रेशन या अवसाद से अगर आपको निकलना है तो आप लोगों से बात करिए। जितना ज़्यादा आप बात कर सकते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप लोगों से जुड़ के रह सकते हैं, आप जितना ज़्यादा लोगों से जुड़ेंगे, आपके अंदर की ये सारी प्रवृत्तियाँ जो कहीं ना कहीं आत्मघाती हो जाती हैं एक समय के बाद, ये कम हो जाएंगी। आप सोचिए वो क्या कारण होंगे जब कोई व्यक्ति बहुत समय तक अवसाद में रहता है, जब कोई व्यक्ति बहुत समय तक अवसाद में रहता है और उसके बाद उसे जिंदगी से ज़्यादा मौत अच्छी लगने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि हम क्यों जिंदा हैं, हम क्यों जी रहे हैं, इससे अच्छा ये होता कि हम मर जाते। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन से ऐसे कारण हैं जो किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति को उस ओर ढकेल देती हैं। उन कारणों की पड़ताल करने की ज़रूरत है और ब्लेम करने की जगह कि कोई ऐसा कर रहा है, फला व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया। मैं बहुत बेसिक बातें बता रही हूँ जो मैंने अपने जीवन में सीखा है, जो मैंने अपने टीचर्स से सीखा है, या जो मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखा है, मैं उनको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी को भी ब्लेम करने की जगह या किसी के ऊपर दोषारोपण करने की जगह कि उसकी वजह से मेरा ऐसा हुआ, हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हमारा जो ये ऐसा हो रहा है इसको हम कैसे ठीक कर पाएँ, हम कैसे खुश रह पाएँ। क्योंकि जब हम एक ऐसे स्टेट पे पहुंच जाते हैं, बहुत शुक्रिया सूरज आपका, हम जब एक ऐसे स्टेट पे पहुंच जाते हैं
जहाँ हमें खुशी नहीं महसूस होती, जहाँ हम, थैंक यू शिवानी, थैंक यू सो मच, जहाँ हम बहुत दुखी रहने लग जाते हैं, तो उस समय हम कहीं ना कहीं समाज के लिए भी एक अभिशाप बन जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है उस वक्त जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी तमाम कारणों से, तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि आखिर मैं क्यों ज़िंदा हूँ, मतलब मैं लोगों के लिए एक बोझ की तरह बनी हुई हूँ। जिससे भी मिलती हूँ मैं रोने लग जाती हूँ, और मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल थी उस वक्त, मुझे नहीं पता कैसे, कि मुझसे कोई भी प्यार से बात करता था तो मैं तुरंत रोने लग जाती थी। तो इसलिए बच्चों को या युवाओं को भी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताना बहुत 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 ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है। वैसे इस विषय पे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन संक्षेप में मैं बस इतना ही कहूँगी, लोगों से जुड़ के रहिए। मैंने कोई साइंटिफिक टर्म्स नहीं यूज़ किए, मैंने कोई साइंटिफिक बातें नहीं बताई डिप्रेशन से रिलेटेड। मैंने ये नहीं बताया कि ब्रेन में कौन से चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स में कौन से चेंजेस होते हैं, लेकिन मैंने उन कारणों को ज़रूर बताने की कोशिश की है अपने लेवल पे, जो मैंने समझा है कि वो ऐसे कौन से हमारे सामाजिक कारण हैं, ऐसे कौन से सोशल फैक्ट्स हैं, ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो हम पर प्रभाव डालते हैं और फिर वो हमें नकारात्मक बना देते हैं। एक छोटी सी बात और कहूँगी, ओहियो यूनिवर्सिटी है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो शायद वो वेस्टर्न अमेरिका या कहीं पे है, मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैं खुद चेक कर लूँगी। वहाँ पे एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन है शायद, मैं उनका नाम भूल रही हूँ। उन्होंने अपने एक रिसर्च में बताया था कि हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, हम जिस जगह पर होते हैं उस जगह पे अगर हम बहुत खुश हैं तो एक खुशी का वातावरण हो जाता है, अगर हम बहुत दुखी हैं या हम बहुत नकारात्मक हैं तो वहाँ का वातावरण बहुत नकारात्मक हो जाता है। तो ये मनगढ़ंत बातें नहीं होती हैं। कई बार हमारे मन में ऐसी बातें आती हैं कि ये मन का वहम है या ये मनगढ़ंत बातें हैं, ये दिमाग का फितूर है, लेकिन इसके पीछे मेडिकल साइंस है, साइकोलॉजी भी इस बारे में बताता है कि जब हम रोते हैं या जिस वक्त हम बहुत नकारात्मक होते हैं, हमारे आंसू और हमारा पसीना, हम जिस वातावरण में हम होते हैं उस वक्त, तो कुछ ऐसे केमिकल्स वहाँ पे रिलीज होते हैं जो उस वातावरण में बैठ जाते हैं बहुत देर तक, और हमारे मनोविज्ञान से ही संबंधित है। तो इस वजह से मुझे इस तरह की कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ, तो उसी दौरान मुझे ये बातें पता चली। तो जब हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति है, अगर वो डिप्रेसिव स्टेट में है, तो वो इनडायरेक्टली वातावरण को भी नकारात्मक बना रहा होता है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोगों के सामने या आप लोगों के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन सब चीज़ों से जूझ रहा है, तो प्लीज़ उसकी मदद करिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी पहल किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। और अगर आप खुद इस तरीके की किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको देर नहीं करनी चाहिए, आपको लोगों से जुड़ना चाहिए। भले ही बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन लोग इतने भी बुरे नहीं हैं कि अगर आप उनसे हेल्प मांगेंगे तो वो आपको हेल्प नहीं देंगे। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको अनकंडीशनली आपके साथ जुड़े रहेंगे, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों या आपके वो कुछ अच्छे दोस्त हों। तो मैं यही अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। शिव नारायण सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं 2 मिनट रुकती हूँ, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं ये एंड कर देती हूँ। अगर कोई सवाल नहीं है तो मुझे लगता है कि मुझे इसको फिनिश कर देना चाहिए। मैं इस फील्ड की एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने बस अपने एक्सपीरियंसेस और थोड़ा बहुत जो मैंने मैगज़ीन्स या न्यूज़पेपर में पढ़ा उसके आधार पे बताया है। और इस विषय पे मनोवैज्ञानिक बहुत सी शांता मैम, बहुत शुक्रिया आपका। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो शायद इस विषय पर ज़्यादा अच्छे से बता पाएँ।
धनंजय जी, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से या मैंने जो समझा है मैंने उसके आधार पे बताने की कोशिश की है। और मैं बस एक चीज़ अंत में कहना चाहूँगी, मेरी एक अपील है, अगर इन बातों को सुन के कोई एक व्यक्ति भी अगर वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए या वो अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने लगे या वो ये देखने लगे कि अगर कोई दुखी है तो वो उसकी मदद कर दे। आप अगर किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हो ना, अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी है आप उसे बैठ के सुन लेंगे तो भी आप समझिए कि आपने उसके लिए एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो मेरी इस बात को प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये समाज हम सभी समाज के अंग हैं और हर एक व्यक्ति समाज के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें सबके साथ मिल के रहना है और सबके दुख को बांटना है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें आप कितनी भी दवाई खा लीजिए, छोटे छोटे बच्चे दवा खाते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है देख के। और आप कितना भी मतलब कैसी भी थेरेपीज़ ले लीजिए जाके, जब तक आप लोगों से जुड़ेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे या आपको बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं मिलेगा, अपनापन नहीं मिलेगा, तो ऐसी चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए जहाँ मेडिकल साइंस भी उस तरीके से काम नहीं करता, अगर आपका व्यवहार, आपका प्रेम किसी की ज़िंदगी बचा सके तो प्लीज़ मुझे लगता है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और पवन जी और तर्पण पत्रिका का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।